साथियों, आज हम पढ़ेंगे अरस्तु का आदर्श राज्य। तो पॉलिटिक्स की 7वीं पुस्तक में अरस्तु प्लेटो के लॉज से प्रेरणा लेते हुए एक आदर्श राज्य की कल्पना करता है। प्लेटो के आदर्श राज्य में तो दार्शनिक राजा होता है जिसकी शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है, और जब हम अरस्तु को पढ़ते हैं तो वह उसको वास्तविकता के रूप में लाता है। उसके अनुसार शासन का उद्देश्य व्यक्ति को उत्तम जीवन व्यतीत करने के लिए साधन प्रस्तुत करता है। वह निम्नलिखित विशेषताओं की बात करता है। नंबर 1, आदर्श राज्य का लक्ष्य व्यक्ति का नैतिक विकास। अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य का लक्ष्य अपने नागरिकों का नैतिक कल्याण है। राज्य समुदायों का समुदाय है। प्रत्येक समुदाय अपने सदस्यों के हितों को दृष्टि में रखता है और राज्य सभी समुदायों में सर्वोच्च है, इसलिए इसका उद्देश्य सर्वोच्च हित साधन है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों के नैतिक जीवन को सुधारना है। अरस्तु की प्रसिद्ध उक्ति है, राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और वे अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। यहाँ पर अच्छे जीवन का मतलब है नैतिक जीवन। दूसरा है मध्यम मार्ग का सिद्धांत है, संवैधानिक तंत्री शासन व्यवस्था। अरस्तु प्लेटो के समान अतिवादी नहीं है, वे अपनी व्यवहारिक बुद्धि के कारण मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है। उसके अनुसार मध्यम मार्ग का अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन ही अनिवार्यता श्रेष्ठ जीवन है, और ये मध्यम मार्ग ही ऐसा है जिसे प्राप्त कर लेना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव है। आदर्श राज्य की शासन व्यवस्था पर विचार करते हुए अरस्तु कहता है, सर्वोत्कृष्ट गुणों से युक्त कोई एक व्यक्ति राजा हो जाए या सर्वोत्तम गुणों वाले कुछ व्यक्तियों के हाथों में शासन शक्ति आ जाए तो शासक की आज्ञाओं का पालन आनंदपूर्वक किया जाना चाहिए, किंतु व्यवहार में इन आदर्श परिस्थितियों या व्यक्तियों की प्राप्ति सहज संभव नहीं है। इसलिए सर्वोत्तम रूप से जो शासन प्राप्त किया जा सकता है उसी के लिए चेष्टा की जानी चाहिए। प्राप्ति योग्य सर्वोत्तम शासन का चुनाव स्वर्णिम मध्यम मार्ग के आधार पर किया जा सकता है। अब नगर राज्य में 3 वर्ग होते हैं, अत्यंत संपन्न, अत्यंत निर्धन और इन दोनों के बीच में। तो ये एक प्रकार की मिश्रित शासन प्रणाली है जिसे लोकतंत्र व धनिक तंत्र का मेल कहा जाता है। नेक्स्ट है विधि की सर्वोच्चता। व्यक्ति के शासन की तुलना में विधि का शासन श्रेयकर है, क्योंकि विधि ऐसा विवेक है जिस पर व्यक्ति की इच्छा का प्रभाव नहीं पड़ता। सेबाइन के शब्दों में अरस्तु का आदर्श सदैव ही संवैधानिक शासन रहा है, निरंकुश राज्य नहीं, चाहे वह दार्शनिक राजा का निरंकुश राज्य क्यों ना हो। अरस्तु आरंभ से ही इस विचार का प्रतिपादन करता है कि श्रेष्ठ राज्य में अंतिम संप्रभु कानूनी होना चाहिए, कोई व्यक्ति नहीं। उसने इस बात को मानवीय दुर्बलता के प्रति रियायत के रूप में नहीं वरन अच्छे शासन के अनिवार्य अंग के रूप में और इस प्रकार एक आदर्श राज्य के रूप में स्वीकार किया है। शासन तंत्र की चर्चा करते हुए अरस्तु मानता है कि यदि किसी समाज में ऐसा व्यक्ति मिल सके जिसका व्यक्तित्व गुण सर्वश्रेष्ठ और संपूर्ण समाज के सामूहिक गुणों से अधिक हो तो उसे शासक बनाना अच्छा होगा, क्योंकि वह मनुष्यों में देवता है। परंतु बर्बर जातियों को छोड़कर अन्य राज्यों में ऐसे व्यक्तियों का मिलना कठिन है। अतः वह सर्वशक्तिशाली सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों के निरंकुश शासन की अपेक्षा संवैधानिक या नियमों में बंधे हुए शासन को अच्छा मानता है। नेक्स्ट है जनसंख्या। अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य में जनसंख्या ना तो बहुत अधिक होनी चाहिए ना बहुत कम। जनसंख्या अधिक होने पर कानून और व्यवस्था बनाए रखना कठिन हो जाएगा और जनसंख्या कम होने पर राज्य अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा। नागरिक कार्यों को उचित रीति से संपादन करने के लिए आवश्यक है कि सब नागरिक एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हों, इसलिए उनकी अधिकतम संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी राज्य की आवश्यकताएं पूरी कर उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए पर्याप्त हो। नेक्स्ट, प्रदेश। अरस्तु के अनुसार राज्य का प्रदेश बहुत विशाल नहीं होना चाहिए, किंतु इसके साथ ही इतना अवश्य होना चाहिए कि उसमें जीवन की आवश्यकताएं पूर्ण की जा सके और उस पर निवास करने वाली जनता संयम और उदारता पूर्ण जीवन बिता सकें। राज्य का क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जिसमें शत्रुओं का प्रवेश कठिन हो तथा जिसकी रक्षा आसानी से हो सके।
राज्य ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां जल और स्थल दोनों मार्गों से आसानी से पहुंचा जा सके, क्योंकि ऐसा होने पर ही राज्य का विकास एक व्यापारिक केंद्र के रूप में संभव है। नेक्स्ट, नागरिकों का चरित्र। अरस्तु का विचार है कि चरित्र और योग्यता में जनता यूनानियों के समान होनी चाहिए, जिनमें उत्तरी जातियों के उत्साह और एशियाई जातियों की बुद्धिमत्ता का मेल है। उसका विचार है कि बुद्धिमत्ता, साहस और उत्साह के मेल से ही नागरिक अपना राजनीतिक विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट, शिक्षा। अरस्तु आदर्श राज्य के लिए आवश्यक चरित्र निर्माण की दिशा में शिक्षा के महत्व पर बहुत अधिक बल देता है। उसके लिए राज्य एक शिक्षण संस्था है और आदर्श राज्य की यह एक प्राथमिक आवश्यकता है कि सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार की अनिवार्य तथा सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था हो। नेक्स्ट, राज्य की स्थिति। नगर राज्य में बस्ती का ध्यान इन बातों को ध्यान में रखते हुए चुना जाना चाहिए कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, राजनीतिक सुविधा और सैनिक आवश्यकताएं सही हैं या नहीं, और सौंदर्य नगर में है या नहीं है। राज्य का प्रदेश दो भागों में बांटना चाहिए। नंबर 1, विशेष बस्ती या नगर। दूसरा, इसके चारों ओर का प्रदेश। बस्ती में पूजा गृह, पार्क, व्यायामशालाएं, बाजार, बंदरगाह और सार्वजनिक स्थान होने चाहिए। नेक्स्ट है, राज्य में विभिन्न वर्ग। आदर्श राज्य के नागरिकों की प्रमुख आवश्यकताएं 6 हैं। भोजन, कला कौशल, हथियार, संपत्ति, सार्वजनिक देव पूजा और सार्वजनिक हित का निर्धारण। इन 6 कार्यों को करने के लिए राज्य के 6 वर्ग होने चाहिए। कृषक, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी या संपत्तिशाली, पुरोहित तथा सार्वजनिक हित का निर्धारण करने वाले निर्णायक। इनमें से प्रथम 2 वर्गों को अरस्तु नागरिकता का स्तर प्रदान नहीं करता। वे राज्य में रहते हुए और राज्य के लिए कार्य करते किंतु राज्य के सदस्य नहीं होंगे। शेष वर्गों के संबंध में ये वे व्यवस्था करता है कि वर्गों के नागरिक युवावस्था में देश की रक्षा का कार्य करें, प्रौढ़ावस्था में राज्य के शासन संबंधी विषयों का चिंतन करें और वृद्धावस्था में पुरोहित का कार्य करें। नेक्स्ट है, आर्थिक व्यवस्था। अरस्तु अपने आदर्श राज्य में किसी भी वर्ग के लिए संपत्ति के साम्यवाद का प्रतिपादन नहीं करता, किंतु वह यह मानता है कि संपत्ति का विषम वितरण राज्य के हित पर विपरीत प्रभाव डालता है। इसलिए वो 3 विकल्प देता है। नंबर 1, भू संपत्ति व्यक्तिक हो किंतु इसका उपयोग सामूहिक हो। दूसरा, संपत्ति सामूहिक हो और उसका उपयोग व्यक्तिगत हो। तीसरा, संपत्ति सामूहिक हो और उसका उपयोग भी सामूहिक हो। तो अरस्तु इनमें से प्रथम विकल्प के पक्ष में है। भूमि को निजी और सामूहिक 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के पास भूमि का टुकड़ा होगा जिस पर वह दासों की सहायता से कृषि कार्य करेगा, लेकिन उत्पादन से प्राप्त लाभों का उपयोग सामूहिक रूप से किया जाएगा। उत्पादन व्यक्तिगत होने के कारण सभी व्यक्ति अधिकाधिक उत्पादन का प्रयत्न करेंगे और उपभोग सामूहिक होने के कारण समाज में समानता और भाईचारे के भाव को अपनाया जा सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, स्त्रियों का साम्यवाद नहीं। संपत्ति के साम्यवाद को अस्वीकार करने के साथ साथ अरस्तु अपने आदर्श राज्य में किसी भी वर्ग के लिए स्त्रियों के साम्यवाद की धारणा का प्रतिपादन नहीं करता। अरस्तु के आदर्श राज्य की धारणा के अंतर्गत किसी भी रूप में नागरिकों के हितों और इच्छाओं की अवहेलना नहीं की गई है। नागरिक राज्य के प्रति कर्तव्य का पालन करते हुए अपने ध्येय की प्राप्ति करता है। अरस्तु के आदर्श राज्य में राज्य के श्रेष्ठ जीवन तथा व्यक्ति के श्रेष्ठ जीवन में कोई भेद नहीं है और इस दृष्टि से यह नितांत आवश्यक है। तो ये हमारा आज का ये पार्ट समाप्त होता है जिसमें हमने आदर्श राज्य की कल्पना की है। और अरस्तु का जो आदर्श राज्य है वो प्लेटो के आदर्श राज्य से थोड़ा इसलिए अलग है क्योंकि प्लेटो का आदर्श राज्य तो यूटोपियन हो जाता है, लेकिन अरस्तु का आदर्श राज्य जो है वो काफ़ी हद तक व्यवहारिक है। प्लेटो के आदर्श राज्य में राजा के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि अरस्तु राजा के ऊपर प्रतिबंध रखता है। वो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में, वो अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में न केवल कानून को उनके उचित स्थान पर प्रतिष्ठित करने की बात करता है, बल्कि राज्य के वास्तविक प्रशासन में अनुभव, रीति रिवाज और जनमत के महत्व को भी मानता है। धन्यवाद।